ये श्री शंभू के चिट्ठे का तीसरा भाग है। तो बीच में हम जहाँ पर थे हम वहीं से फिर से शुरू करेंगे। पूर्व और पश्चिम बंगाल के बीच में कोई नहर नहीं खुद गई और दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग होने पर भी अंग्रेजी शासन में ही बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी अंग्रेजी शासन में ही बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है। बंग विच्छेद करके माय लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया, इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर देश में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। दो साल पहले एक शासन ने इस देश में 1 रुपये के 8 मन धान बिकवाकर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देश में बिकवाकर इस देश के धनधान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने कितने ही रंग पलटे हैं, कितने ही उसकी सीमाएं हो चुकी है, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए हैं। गोड़ के जिन खंडहरों में अब उल्लू बोलते हैं और गीदड़ चिल्लाते हैं, वहाँ कभी बांके महल खड़े थे और वहीं बंग देश शासक रहता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लुटा हुआ सा शहर दिखाई देता है, कुछ दिन पहले इसी देश की राजधानी, ये बंग देश की ही राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? बंग देश की। और उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना नहीं था। जहाँ घसियारे घास खोदा करते थे वहाँ आज कलकत्ता जैसे महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एक आध नगर ही निकल सकता है, इतना विशाल। अब माय लॉर्ड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलांग और चिटगांव, किसका नाम आया वो नोट कर लीजिएगा। चिटगांव में हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इनमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखेगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कहा गया है। सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझ कर चले गए, परंतु वह किसी के साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग उसके अंश के अंशों को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए था उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है यह पृथ्वी मिट्टी का सा ढेला है और चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी से रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़ कर इस छोटे से ढल के छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने जाते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। वह शासक है कि इस देश का चक्रवर्ती आधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया था। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासनकाल देख रहा है जो यहाँ का आधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए उसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया है, तो भी इतना मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ समरण न कर सका। यह बंग का विच्छेद नहीं है। बंगवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए हैं, वरंच और युक्त हो गए हैं। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है वह समझ सकते हैं कि बंग देश या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर में वह अपूर्व दृश्य है। आर्य सनातन उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्यभूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति ने उसको उस दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत
संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठा। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्य टुकड़े भी बांग्लादेश में आकर चिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेले को हमारे मायलॉर्ड बड़े विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेजी प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रख कर शासन करना जानते हैं और वह रंग नहीं योग्यता के पक्षपाती हैं। कैनिंग और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र उस समय पड़े की चाल मात्र है। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी की नहीं सुनते, विशेषकर दुर्लभ भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले, उसी मायलॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए मायलॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों की जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना प्रथा है, प्रार्थना करना प्रथा है और उनके आगे रोना गाना प्रथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही बात भाव उत्पन्न करा चलते हैं, किंतु हाय इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। यहीं पर 8वां भी चिट्ठा समाप्त होता है। अब 9वां चिट्ठा है भारत मित्र में, ये भी प्रकाशित हुआ था 21 अक्टूबर 1905 को, जिसको क्या कहते हैं, लॉर्ड मिंटो का स्वागत। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान करे इस श्रीमान इस विनय से प्रसन्न हो। मैं इस भारत देश, अब अंडरलाइन कर लेना, मैं इस भारत देश की मिट्टी से उत्पन्न होने वाला, इसका अन्न फल फूल आदि खाकर प्राण धारण करने वाला, मिल जाए तो कुछ भोजन करने वाले, नहीं तो उपवास कर जाने वाले, यदि कभी कुछ भंग प्राप्त हो जाए तो उसे पीकर प्रसन्न होने वाले, जवानी बिताकर बुढ़ापे की और फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला और एक दिन प्राण विसर्जन करने बिताकर बुढ़ापे की फुर्ती से कदम बढ़ाने वाला और एक दिन प्राण विसर्जन करके इस मातृभूमि वंदनीय मिट्टी में मिलकर चिड़ शांति लाभ करने की आशा रखने वाला श्री शंभू शर्मा इस देश की प्रजा का अभिनंदन पत्र लेकर श्रीमान की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस देश की प्रजा श्रीमान का हृदय से स्वागत करती है। अब आप उसके राजा के प्रतिनिधि होकर आए हैं। 5 साल तक इस देश की 30 करोड़ प्रजा के रक्षण पालन और शासन का भार राजा ने आपको सौंपा है। इससे यहाँ की प्रजा आपको राजा के तुल्य मानकर आपका स्वागत करती है और आपके इस महान पद पर प्रतिष्ठित होने के लिए हर्ष प्रकाश करती है। भाग्य से आप इस देश की प्रजा के शासक हुए, अर्थात यहाँ की प्रजा की इच्छा, आप यहाँ के शासक नियत नहीं हुए। यहाँ की प्रजा उस समय तक आपके विषय में कुछ जानती थी, जबकि उसने श्रीमान के इस नियोग की खबर सुनी। किसी को श्रीमान की ओर से कुछ भी गुमान न था। आपके नियोग की खबर इस देश में बिना मेघ की वर्षा की भांति अचानक आ गिरी। आप भी यहाँ की प्रजा श्रीमान के विषय में कुछ नहीं समझी है, तथापि उसे आपके नियोग से हर्ष हुआ। आपको पाकर वह वैसे ही प्रसन्न हुई है जैसा डूबता था पाकर प्रसन्न होता है। उसने सोचा कि आप तक पहुँच जाने से उसकी सब विपदों की इति हो जाएगी। भाग्यवानों से कुछ न कुछ संबंध निकाल लेना संसार की चाल है। जो लोग श्रीमान तक पहुँच सके उन्होंने श्रीमान से भी एक गहरा संबंध निकाल लिया। वह लोग कहते हैं कि
100 साल पहले आपके बड़ों में से एक महानुभाव यहाँ का शासन कर गए हैं। इससे भारत का शासक होना आपके लिए कोई नई बात नहीं है। वह लोग साथ ही यह भी कहते हैं कि 100 साल पहले वाले लॉर्ड मिंटो बड़े प्रजापालक थे, प्रजा को प्रसन्न रखकर प्रशासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमान से भी अच्छे शासन की, प्रजा रंजन की आशा जनाते हैं, पर यह संबंध बहुत दूर का है। 100 साल पहले की बात कितना प्रभाव हो सकता है, नहीं कहा जा सकता है। उस समय की प्रजा में एक आदमी जीवित नहीं जो कुछ उस समय की आंखों देखी कह सके। फिर यह भी कुछ निश्चय नहीं है कि श्रीमान आपने उस बड़े के शासन विषय में वैसा ही विचार रखते हो जैसा यहाँ के लोग कहते हैं। यह भी निश्चय नहीं कि श्रीमान को 100 साल पहले की शासनीति पसंद होगी या नहीं, तथा उसका वैसा प्रभाव श्रीमान के चित्त पर है। हाँ, एक प्रभाव देखा है कि श्रीमान के पूर्ववर्ती शासक ने अपने से 100 साल पहले के शासन की बात स्मरण करके उस समय की पोशाक में गवर्नमेंट हाउस के भीतर एक नाच डाला था। सारांश यह है कि लोग जिस ढंग से श्रीमान की बड़ाई करते हैं वह एक प्रकार की शिष्टाचार की रीत पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बड़ाई का मौका अभी नहीं आया, पर ये यहाँ तक अंडरलाइन कर लें, वह मौका आपके हाथ में विलक्षण रूप से है। श्रीमान इस देश में अभी तक अज्ञात कुल नहीं तो ज्ञातशील अवश्य हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है और वह उसके हाथ से बहुत तंग हुई है। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे जो आपका पूर्ववर्ती शासक यहाँ फैला गया है। इसी से वह दौड़कर आपके द्वार पर जाते हैं। यह कदापि न समझिए कि आपके किसी गुण पर मोहित होकर जाते हैं। वह वैसे आंखों पर पट्टी बांधे जाते हैं, वैसे ही चले आते हैं, जिस अंधेरे में हैं उसी में रहते हैं। अभी यहाँ कैसे मालूम हो कि जिन बातों को कष्ट मानते हैं उन्हें श्रीमान भी कष्ट नहीं मानते हों, उन्हें श्रीमान भी कष्ट ही मानते हों, अथवा आपके पूर्ववर्ती शासक ने जो काम किए हैं वह भी उसके अन्याय भरे काम मानते हो। साथ ही एक और बात है कि प्रजा के लोगों की पहुंच श्रीमान तक बहुत कठिन है, पर आपका पूर्ववर्ती शासक आपसे पहले ही मिल चुका है और जो कहना था वह कह गया। कैसा जाना जाए कि आप उसकी बात पर ध्यान न देकर प्रजा की बात पर ध्यान देंगे। इस देश में पदार्पण करने के बाद जहाँ आपको जरा भी खड़ा होना पड़ा है वही उन लोगों से घिरे हुए रहे हैं जिन्हें आपके पूर्ववर्ती शासक का शासन पसंद है, उसकी बात बनाए रखने की अपनी इज्जत समझते हैं। आप भी श्रीमान चारों ओर से नहीं उन्हीं लोगों के घेरे में हैं। कुछ करने की धरने की बात तो अलग रहे, श्रीमान के विचारों को भी इतनी स्वाधीनता नहीं है कि उन लोगों के बिठाए चौकी पहरे को जरा भी उल्लंघन कर सके। इस पर गजब यह है कि श्रीमान को इतनी भी खबर नहीं कि श्रीमान की स्वाधीनता पर इतने पहरे बैठे हुए हैं। हाँ, यह खबर हो जाए जो वह हट सकते हैं। जिस दिन श्रीमान ने इस राजधानी में पदार्पण करके उसका सौभाग्य बढ़ाया है, उस दिन प्रजा के कुछ लोगों ने सड़कों के किनारे पर खड़े होकर श्रीमान को बड़ी कठिनाई से एक दृष्टि देख पाया। उसके लिए पुलिस पहरे वालों की गली घुसे और धक्के भी बर्दाश्त किए। बस उन लोगों ने श्रीमान के मुख की एक झलक देख ली। कुछ कहने सुनने का अवसर उन्हें न मिला, न सहज में मिल सकता है। हुजूर ने किसी को बुलाकर कुछ पूछताछ न की, न सही उसका कुछ अरमान नहीं, पर जो लोग दौड़कर कुछ कहने सुनने की आशा से हुजूर के द्वार तक गए थे उन्हें भी उल्टे पांव लौट आना पड़ा। ऐसी आशा अंततः प्रजा को आपसे न थी। इस समय वह अपनी आशा को खड़ा होने के लिए स्थान नहीं पाते। एक बार एक छोटा सा लड़का, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक बार एक छोटा सा लड़का अपनी सौतेली माता से खाने को रोटी मांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काम में लगी थी। लड़के के चिल्लाने से तंग होकर उसे एक बहुत ऊंची ताक में बिठा दिया। बेचारा भूख और रोटी
दोनों की भूल नीचे रोटी और दोनों की भूल नीचे उतार लेने के लिए रो रो कर प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे ऊंचे ताक से गिरकर मरने का भय हो रहा था। इतने में उस लड़की का पिता आ गया। उसने पिता से बहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतारने की प्रार्थना की, पर सौतेली माता ने पति को डांटकर कहा कि खबरदार, इस शरीर लड़के को वही टंगे रहने दो। इसने मुझे बड़ा दिक किया है। इस बालक की सी दशा इस समय इस देश की प्रजा की है। श्रीमान, वह इस समय ताक से उतार लेने की प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती है। जो अत्याचार उस पर श्रीमान के पधारने के कुछ दिन पहले से आरंभ हुआ, उसे दूर करने के लिए गिड़गिड़ाती है, रोटी नहीं मांगती। बस इतने में ही श्रीमान प्रजा को प्रसन्न कर सकते हैं। सुनाम पाने का यह बहुत ही अच्छा अवसर है, यदि श्रीमान को उसकी कुछ परवाह हो। आशा मनुष्य को बहुत लुभाती है, विशेषकर दुर्लभ को परम कष्ट देती है। श्रीमान ने इस देश में पदार्पण करके बंबई में कहा और यहाँ भी एक बार कहा कि अपने शासनकाल में श्रीमान इस देश में सुख शांति चाहते हैं। इससे यहाँ की प्रजा को बड़ी आशा हुई कि वह ताक से नीचे उतार ली जाएगी, पर श्रीमान के दो एक कामों तथा काउंसिल के उतरने उस आशा को ढीला कर डाला। उसे ताक से उतारने का भरोसा भी नहीं रहा। अभी कुछ दिन हुए आपके एक लेफ्टिनेंट ने कहा था कि मेरी दशा उस आदमी कैसी है जिसके एक हिंदू और एक मुसलमान दो जोरू हों। हिंदू जोरू नाराज हो रहती है और मुसलमान जोरू प्रसन्न रहते। इससे वह हिंदू जोरू को हटाकर मुसलमान बीबी से खूब प्रेम करने लगे। श्रीमान के उस लेफ्टिनेंट की ठीक वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता है। श्रीमान की दशा ठीक उस लड़के के पिता की सी है जिसकी कहानी ऊपर कही गई है। उधर उसका लड़का ताक में बैठा नीचे उतरने के लिए रोता है और इधर उसकी नवीन सुंदरी स्त्री लड़के को खूब डराने के लिए पति पर आंखें लाल करती है। प्रेष्टी दो ख्यालों में श्रीमान फंसे हैं। प्रजा, ताक का बालक और प्रेष्टी नवीन सुंदरी पत्नी, किसकी बात रखें? यदि दया और वात्सल्य भाव श्रीमान के हृदय में प्रबल हो तो प्रजा की ओर ध्यान होगा, नहीं तो प्रेस्टीज की ओर ढुलकना ही स्वाभाविक है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचार के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज की? यदि आपके ख्याल में प्रजा रूपी लड़का ताक में बैठा रोया करे और उतारो उतारो पुकारा करे, इसी में उसका सुख और शांति है, तो उसे ताक में टंगा रहने दीजिए, जैसा कि इस समय रहने दिया। यदि उसे वहां से उतारकर कुछ खाने पीने देखने में सुख है तो वैसा किया जा सकता है, यह भी हो सकता है, और उसकी प्रजा और उसकी विमाता को प्रसन्न करके उसे उतरवा लिया जाए। इसमें प्रजा और प्रेष्टी दोनों की रक्षा है। जो बात आपको भली लगे वही कीजिए, कर्तव्य समझिए वही कीजिए। इस देश की प्रजा को अब कुछ कहने सुनने का साहस नहीं रहा। अपने भाग्य का उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थना के स्वीकार होने का विश्वास नहीं। उसने अपने को निराशा के हवाले कर दिया। एक विनय और भी साथ साथ की जाती है कि इस देश में श्रीमान जो चाहे बेखटके कर सकते हैं। किसी बात के लिए विचारने या सोचने जाने की जरूरत नहीं। प्रशंसा करने वाले और चलते समय बराबर आपको घेरे रहेंगे। आप देख ही रहे हैं कि कैसे सुंदर कास्केटों में रखकर लंबी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर लोग आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। श्रीमान उन्हें बुलाते भी नहीं, किसी प्रकार की आशा भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देश को छोड़कर जाएंगे, हुजूर बालकों को बहुत से एड्रेस उन लोगों से मिलेंगे जिनका हुजूर ने कभी कुछ भला नहीं किया। बहु लोग हुजूर की एक मूर्ति के लिए खनाखन रुपए गिन देंगे, जैसा कि हुजूर के पूर्ववर्ती वैश्यों की मूर्तियों के लिए गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासन की कड़ाई के लिए लाख रोती है, पर इसी देश के धन से उसकी मूर्ति बनती है।
विनय हो चुकी। अब भगवान से प्रार्थना है कि श्रीमान का प्रताप बढ़े, यश बढ़े और जब तक यहाँ रहे आनंद से रहे, यहाँ की प्रजा के लिए जैसा उचित समझे करें। यद्यपि इस देश की लोगों की प्रार्थना कुछ प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना की रीत है, इससे की जाती है। तो यहीं पर 9वां चिट्ठा भी समाप्त होता है। अब 10वां चिट्ठा है जो 23 सितंबर 1905 को हुआ था, इसका नाम है माली साहब के नाम। क्या है? निश्चित विषय। क्या है? बिगवरेश साधुवरेश, निश्चित विषय के नाम है। फिर क्या है कि बहुत काल पश्चात आप सा पुरुष भाग्य का विधाता हुआ है। एक पंडित विचारवान और आडंबर रहित हुआ। एक आडंबर सज्जन को अपना अवसर होते देखकर अपने भाग्य को अटल और कभी टस से मस न होने वाला वरंच आपके कथनानुसार स्टेलेट फैक्ट समझने पर भी आडंबर शून्य भोले भाले भारतवासी हर्षित हुए हैं। वह इसलिए हर्षित नहीं हुए कि आप उनके भाग्य की कुछ मरम्मत कर सके। ऐसी आशा को वह कभी जलांजलि दे चुके हैं। उनका हर्ष केवल इसलिए था कि एक सज्जन को एक साधु यह पद मिलता है। भले का पड़ोस भी भला, उसकी हवा भी भली, जो गंधी कछु दे नहीं तो हूँ बात सुबास। आप उपाधि शून्य हैं। आपको माय लॉर्ड कहकर संबोधन करने की जरूरत नहीं है। अत्यंत आप इस देश के माय लॉर्ड के भी माय लॉर्ड हैं। तो यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ के निवासी सदा से ऋषि मुनियों के और साधु महात्माओं को पूजते आए हैं और यहाँ के देशपति नरपति लोग सदा उन साधु महात्माओं के सामने सिर झुकाते हैं और उनसे अनुशासन पाते हैं। उसी विचार से यहाँ के लोग आपके नियोग से प्रसन्न हुए थे। एक विचारशील पुरुष का सिद्धांत है कि किसी देश का उत्तम शासन होने के लिए 2 बातों में से किसी एक का होना अति आवश्यक है। या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नियत किया जाए। हाकिम हकीम हो जाए या हकीम बनाया जाए। इसी से आपको भारत का देश मंत्री देखकर यहाँ की प्रजा को हर्ष हुआ था कि आहा, बहुत दिन पीछे एक साधु पुरुष, एक विद्वान सज्जन भारत का सर्वप्रधान शासक होता है। भारतवासी समझते हैं कि मिस्टर मार्ली विद्वान हैं। विद्या पढ़ने और दर्शन शास्त्र का मनन करने में समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं। वह तत्काल जान सकते हैं कि बुराई क्या है और भलाई क्या है, नेकी क्या है और बदी क्या है। आपको बुराई और भलाई के समझने में दूसरी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, वरन वह स्वयं इतने योग्य हैं कि अपनी ही बुद्धि से ऐसी बातों को यथार्थ जांच कर सकते हैं। दूसरों के चरित्र को झट जान सकते हैं। वह दोषी को धमकाएंगे और उसे सुमार्ग में चलाने का उपदेश देंगे। भारतवासियों का विचार था कि आप बड़े न्यायप्रिय हैं, किसी से जरा भी किसी विषय में अन्याय करना पसंद न करेंगे और खुशी को नेकी से बढ़कर न समझेंगे। उचित कामों के करने में कभी कदम न पीछे न हटाएंगे और कोई लालच, कोई इनाम और कोई भारी से भारी पद व राजनीतिक दांवपेच आपको सत्य और सन्मार्ग में न डिका सकेंगे। आपके मुंह से जो शब्द निकलेंगे वह तुले हुए सत्य होंगे। यही कारण है कि भारतवासी आपके नियोग की खबर सुनकर खुश हुए थे। पार्लियामेंट के चुनाव के समय जिस प्रकार भारतवासी आपको चुनाव की ओर टकटकी लगाए हुए थे, आपके भारत सचिव हो जाने पर उसी प्रकार वह आपके मुंह की वाणी सुनने को उत्सुक हुए। पर आपके मुंह से जो कुछ सुना उसे सुनकर वह लोग जैसे हक्का बक्का हुए, ऐसा कभी ना हुए थे। आपने कहा कि भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजावर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुए, पर जो हो गया उसे सेटल फैक्ट, निश्चित विषय समझना चाहिए। एक विद्वान पुरुष
एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन की यह उक्ति है कि यह काम यद्यपि खराब हुआ तथापि अब यही अटल रहेगा, इसकी खराबी अब दूर न होगी। किमाश्चर्यमतः परम। लड़प्पन में एक देहाती की कहानी पड़ी थी जिसका गधा खो गया था और वह एक दूसरे की गधी को अपना गधा बताकर पकड़ ले जाना चाहता था। पर जब उसे लोगों ने कहा कि यार तू तो अपना गधा बताता है, देख यह गधी है, तो उसने घबराकर कहा था कि मेरा गधा कुछ ऐसा गधा भी ना था। गंवार का गधा गधी हो सकता है, पर भारत सचिव दार्शनिक प्रवर मार्ली साहब जिस काम को बुरा बताते हैं वही निश्चित विषय भी हो जा सकता है। यह बात भारतवासियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारी थी। जिस काम को आप खराब बताते हैं उसे वैसे का वैसा बना रखना चाहते हैं। यह नए तरीके का न्याय है। अब तक लोग यही समझते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहाँ जाएंगे वहीं विचार और विवेक की मर्यादा की रक्षा करेंगे। वह यदि राजनीति में हाथ डालेंगे तो उनकी जटिलता को भी दूर कर देंगे। पर बात उल्टी देखने में आती है। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गधा गधी तक बतलाने वालों के बराबर कर देती है। विगवर, आप समझते हैं कि आप जैसे विद्वानों को समझना चाहिए कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या, मिथ्या और सत्य गड़प सड़प होकर एक हो सकते हैं। यह आप जैसे साधु पुरुषों के कहने की बात नहीं है, विज्ञ पुरुषों के कहने की बात नहीं है। विज्ञ पुरुषों की बातों को आपस में टकराना ना चाहिए। पर गत बजट की स्पीच में आपने बातों के मेढ़े लड़ा डाले। आपने कहा, जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती है भारत शासन यथेष्ट ढंग का रहेगा। पर यहाँ भी कहा कि भारत में किसी प्रकार की बुरी चाल चलना हमें उससे भी अधिक खराबी में डालेगा जितना दक्षिण अफ्रीका में 4 साल पहले एक बुरी चाल चलकर खराबी में पड़ चुके हैं। आपने कहा कि हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं, और यह भी कहा कि जो बातों में जो बातें विलायत को प्राप्त हैं और भारत को सब नहीं प्राप्त हो सकती। आपकी इन दोरंगी बातों ने भारतवासी बड़े घबराहट में पड़े। घबराकर उन्हें आपके देश की 2 कहावतों का आश्रय लेना पड़ता है कि राजनीति के पुरुष युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं। आपको अपने ही एक वाक्य की ओर ध्यान देना चाहिए कि अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से ही कोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो सकता, वरंच उचित समय पर उचित काम करना ही उसे बड़ा बनाता है। जिस पद पर आप हैं उसकी जो कुछ इज्जत है वह आपकी नहीं, उस पद की है। लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और मिस्टर ब्रॉडरिक भी इसी पद पर थे, पर इस पद से उनकी इतनी ही इज्जत थी कि वह इस पद पर थे, बाकी उनके कामों के अनुसार ही उनकी इज्जत है। आपको गौरव और पद से नहीं बढ़ना चाहिए, वरच आपके कामों से उस पद की मर्यादा बढ़नी चाहिए। भारतवासियों ने बहुत कुछ देखा और देख रहे हैं। इस देश के ऋषि मुनियों जब वनों में जाकर तप करते थे और यहाँ के नरेश उनकी आज्ञा से प्रजा पालन करते थे, वह समय भी देखा। फिर मुसलमान इस देश के राजा हुए और पुराना क्रम मिट गया, वह भी देखा। अब देख रहे हैं 7 समुद्र पार से आई हुई अब तक जात के लोग जो पहले बिसाती के रूप में इस देश में आए थे और छल बल और कौशल से यहाँ के प्रभु बन गए। यह देश और यहाँ की स्वाधीनता उनकी मुट्ठी की चिड़िया बन गई। और भी न जाने क्या क्या देखना पड़ेगा, पर संसार की कोई बात निश्चित नहीं है। यह बात यहाँ के लोगों की समझ में नहीं आती। निश्चित ही नहीं होती तो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन और ब्रॉडरिक की गद्दी साधुवर मार्ली तक कैसे पहुंचती। ना बंग भंग ही निश्चित विषय है और ना भारत का यथेष्ट
सर्वोच्च शासन। स्थिरता न प्रभात को है और न संध्या को, सदा न वसंत रहता है न ग्रीष्म। हाँ, एक बात अब भारतवासियों के जी में भली भांति पक्की होती जाती है कि उनका भला न कंजर्वेटिव वही कर सकते हैं और न लिबरल ही। यदि उनका कुछ भला होता है तो उन्हीं के हाथ से। इसे यदि विगवर माली निश्चित विषय मान लें तो विशेष हानि नहीं। अतः भारतवासियों का भला या बुरा जो होना है सो होगा, इसकी उन्हें कुछ परवाह नहीं। उन्हें ईश्वर पर विश्वास है और काल अनंत है, कभी न कभी भले का भी समय आ जाएगा। भारतवासियों को चिंता केवल यही है कि उसके देश सचिव साधुवर माली साहब को अपनी चिरकाल से एकत्र की हुई कीर्ति और सुयश को अपने वर्तमान पद पर कुर्बान करना पड़े। इस देश का एक बहुत ही साधारण कवि कहता है, क्या कहता है? झूठ है वह हकीम जो लालच से माल के अच्छा कहे मरीज के हाले तबाह को। अपने लालच के लिए यदि रोगी की बुरी दशा को अच्छा बतावे तो वह हकीम नहीं कहला सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक और हकीम समझते हैं। आप उनको कभी यह विश्वास नहीं है कि आप उनको पद के लोभ में न्याय नीति की मर्यादा भंग कर सकते हैं या अपने दल की बुराई भलाई और कमजोरी मजबूती के ख्याल से भारत के शासन रूपी रोगी की बिगड़ी दशा को अच्छी बता सकते हैं। आप ही के देश का एक साधु पुरुष कह गया है कि आयरलैंड की स्वाधीनता मेरे जीवन का व्रत है। इस पर स्वाधीनता पाने के लोभ से मैं भी दक्षिण अफ्रीका वालों की स्वाधीनता छीनने वाले का समर्थन कभी न करूंगा। अतः आपसे बार बार यही विनय है कि अपने साधु पद की मर्यादा का खूब विचार रखिए। भारतवासियों को अपनी दशा की परवाह नहीं, पर आपकी इज्जत उन्हें बड़ा ख्याल है। कहीं आप राजनीतिक पद के लोभ से अपने साधु पद को उसी देहाती का गधा ना बना बैठे। तो ये पंक्ति क्या है? अपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। यहीं पर क्या 10वां चिट्ठा खत्म होता है। अब 11वां चिट्ठा है आशीर्वाद, तो जो 16 फरवरी 1907 को हुआ था। तो तीसरे पहर का समय है। कब का समय है? तीसरे पहर का समय है। समय था, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा था और सामने से संध्या फुर्ती के साथ पांव बढ़ाए चली आती थी। शर्मा महाराज बूटी की धुन में लगे हुए थे। सिल बट्टे से भंग रगड़ी जा रही थी। मिर्च मसाला साफ हो रहा था। बादाम इलायची के छिलके उतारे जा रहे थे। नागपुरी नारंगिया छील कर रस निकाला जाता था। इतने में देखा कि बादल उमड़ रहा है, झीलें नीचे उतर रही हैं। तबीयत भुरभुरा उठी, इधर भंग उधर घटा, बहार में बहार। इतने में वायु का वेग बढ़ा, चीलें अदृश्य हुई, अंधेरा छा गया, बूंदें गिरने लगी, साथ ही तड़तड़ धड़ाधड़ होने लगी। देखा ओले गिर रहे हैं। ओले थमे, कुछ वर्षा हुई, बूटी तैयार हुई। बम भोला कह के शर्मा जी ने एक लोटा भर चढ़ाई। ठीक उसी समय लाल डिग्गी पर बड़े लाट मिंटो, बंग देश के भूतपूर्व छोटे लाट उडबर्न की मूर्ति खोली। ठीक एक ही समय कलकत्ते में यह 2 आवश्यक काम हुए। भेद उतना ही था कि श्री शंभू शर्मा के बरामदे की छत पर बूंदें गिरती थी और लॉर्ड मिंटो के सिर या छाते पर। भंग छानकर महाराज जी के खटिया पर लंबी तानी। कुछ काल सुसुप्ति के आनंद में निमग्न रहे। अचानक धड़ धड़ तड़तड़ के शब्द कानों में प्रवेश किए। आंखें मलते उठे। वायु के झोंक से किवाड़ पुर्जे पुर्जे हुआ जाते थे। बरामदे के टीनों पर तड़ातड़ के साथ ठनाका भी होता था। एक दरवाजे के किवाड़ खोलकर बाहर की ओर झाँका और तो हवा झोंके ने 10-20 बूंदों और 2-4 ओलों से शर्मा जी के श्रीमुख का अभिषेक किया। कमरे के भीतर भी ओलों की एक बौछार फुर्ती पहुंची। फुर्ती से किवाड़ बंद की, तथापि एक शीशा चूर हुआ। समझ में आ गया कि ओलों की बौछार चल रही है। इतने में ठन ठन करके 10 बजे। शर्मा जी फिर चारपाई पर लंबायमान हुए। कान टीन और ओलों के सम्मिलन की ठनाठन मधुर शब्द सुनने लगे। आंखें बंद, हाथ पांव सुख में, पर विचार के घोड़े का विश्राम न था। वह ओलों की चोट से बाजुओं को बचाता हुआ
परिंदों की तरह इधर उधर उड़ रहा था। गुलाबी नशे में विचारों का तार बंधा कि बड़े लाड फुर्ती से अपनी कोठी में घुस गए होंगे और दूसरे अमीर भी अपने अपने घरों में चले गए होंगे। पर वह झीलें कहाँ गई होंगी? ओलों से उनके बाजू कैसे बचे होंगे? जो पक्षी इस समय अपने अंडे बच्चों समेत पेड़ों पर पत्तों की आड़ में हैं या घोंसलों में छिपे हुए हैं, उन पर क्या गुजरी होगी? जरूर झड़े हुए फलों के ढेर से कल सवेरे इन बदनसीबों के टूटे अंडे, मरे बच्चे और इनके भीगे सिसकते बच्चे पड़े मिलेंगे। हाँ, श्री शंभू को इन पक्षियों की चिंता है, पर यह नहीं जानता कि इस अभ्र स्पर्शी अट्टालिकाओं से परिपूरित महानगर में सहस्त्रों अभागे रात बिताने को झोपड़ी भी नहीं रखते। इस समय सैकड़ों अट्टालिकाएं सोनी पड़ी हैं। उनमें सहस्त्रों मनुष्य सो सकते हैं, पर उनके ताले लगे हैं और सहस्त्रों में केवल 2-4 आदमी रहते हैं। अहो, तिस पर भी इस देश की मट्टी से बने हुए सहस्त्रों अभागे सड़कों के किनारे इधर उधर की सड़ी और गीली भूमियों में पड़े भीगते हैं। मेले चिथड़े लिपटे वायु वर्षा और ओलों का सामना करते हैं। सवेरे इनमें से कितनों ही की लाशें जहाँ तहाँ पड़ी मिलेंगी। तू इस चरपाई मोजे उड़ा रहा है, चरपाई पर मोजे उड़ा रहा है, मतलब आनंद कर रहा है। आन की आन में विचार बदला, नशा उड़ा, हृदय पर दुर्बलता आई। भारत तेरी वर्तमान दशा में हर्ष को अधिक देर स्थिरता कहाँ? कभी कोई हर्ष सूचक बात 10-20 पल के लिए चित्त को प्रसन्न कर जाए तो वही बहुत समझना चाहिए। प्यारी भंग, तेरी कृपा से कभी कभी कुछ काल के लिए चिंता दूर हो जाती है। इसी से तेरा सहयोग अच्छा समझा है। नहीं तो यह अधबूढ़ा भंगड़ क्या सुख का भूखा है? घाव से चूर हो जैसे नींद में पड़कर अपने कष्ट भूल जाता है अथवा स्वप्न में अपने को स्वस्थ देखता है। तुझे पीकर श्री शंभू उसी प्रकार कभी कभी अपने कष्टों को भूल जाता है। चिंता स्रोत दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि काल अनंत है। जो बात इस समय है वह सदा न रहेगी। इससे एक समय अच्छा भी आ सकता है। जो बात आज आठ आंसू रुलाती है वही किसी दिन बड़ा आनंद उत्पन्न कर सकती है। एक दिन ऐसा ही काली रात थी। इससे भी घोर अंधेरी भादो कृष्णा अष्टमी की अर्धरात्रि। चारों ओर घोर अंधकार, वर्षा होती थी, बिजली कौनती थी, घन गरजते थे, यमुना उताल तरंगों में बह रही थी। ऐसे समय में एक दृढ़ पुरुष एक सज्जाद शिशु को गोद में लिए मथुरा के कारागार से निकल रहा था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वसुदेव जी की। शिशु की भी माता शिशु के उत्पन्न होने के हर्ष को भूलकर दुख से विहल होकर चुपके आंसू गिराती थी। पुकार कर रो भी नहीं सकती थी। बालक उसने उस पुरुष को अर्पण किया और कलेजे पर हाथ रखकर बैठ गई। सुध आने के समय से उसने कारागार में ही आयु बिताई। उसके कितने ही बालक वही उत्पन्न हुए और वही उसकी आंखों के सामने मारे गए। किसकी बात? देवकी के पुत्रों की बात हो रही है। यह अंतिम बालक है। बड़ा कारागार, विकट पहरा। इस बालक को वह किसी प्रकार बचाना चाहती है। इसी से उस बालक को उसने पिता की गोद में दिया कि वह उसे किसी निरापद स्थान पर पहुंचा आवे। वह कोई और नहीं था, यदुवंशी महाराजा वसुदेव थे। किसकी? कृष्ण के। और नवजात शिशु कृष्ण उसी को उस कठिन दशा में, उस भयानक काली रात में वहां गोकुल पहुंचाने जाते हैं। कैसा कठिन समय था, पर दृढ़ता सब विपदों को जीत लेती है, सब कठिनाइयों को सुगम कर देती है। वसुदेव सब कष्टों को सह कर यमुना पार करके भीगते हुए उस बालक को गोकुल पहुंचा कर उसी रात कारागार में लौट आए। वही बालक आगे श्री कृष्ण हुआ, ब्रज का प्यारा हुआ, माँ बाप की आंखों का तारा हुआ, यदुकुल मुकुट हुआ, उस समय की राजनीति का अधिष्ठाता हुआ। जिधर हुआ उधर विजय हुई, जिसके विरुद्ध हुआ उसकी पराजय हुए। यही हिंदुओं का सर्वप्रधान अवतार हुआ। और शिव शंभू शर्मा का इष्ट देव, स्वामी और सर्वस्व वह कारागार भारत संतान के लिए तीर्थ हुआ। वहाँ की धूल मस्तक पर चढ़ाने के योग्य है। क्या है ये? पंक्तियाँ जितनी भी हैं ये सारी नोट करते जाइएगा कि बर जमीने की निशान कफे पाए तो वुवद सालहा सिज दये साहिब नजराम ख्वाहद बूंद।
जिस भूमि पर तेरा पदचिन्ह है, दृष्ट वाले सैकड़ों वर्ष तक उस पर अपना मस्तक टेकेंगे। क्या है? तब तो जेल बुरी जगह नहीं है। पंजाबी के स्वामी और संपादक को जेल के लिए दुख करना चाहिए। जेल में कृष्ण ने जन्म लिया। इस देश के सब कष्टों में से मुक्त करने वाला अपने पवित्र शरीर को पहले जेल की मिट्टी से स्पर्श कराया। उसी प्रकार पंजाबी के स्वामी लाला यशवंत, किसकी बात हो रही है? यशवंत की, ये नोट कर लीजिएगा, यशवंत की। यशवंत राय ने जेल में जाकर जेल की प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारतवासियों का सिर ऊंचा किया, अग्रवाल जाति का सिर ऊंचा किया, उतना ही ऊंचा किया जितना कभी स्वाधीनता और स्वर के समय अग्रवाल जाति का अग्रोही में था। उधर एडिटर मिस्टर अथावले ने स्थानीय ब्राह्मणों का मस्तक ऊंचा किया, जो उनके गुरु तिलक को अपने मस्तक का तिलक समझते थे। सुरेंद्रनाथ बंगाल की जेल और तिलक ने मुंबई की जेल का मान बढ़ाया था। यशवंत राय और अथावले ने लाहौर की जेल को वही पद प्रदान किया। लाहौरी जेल की भूमि पवित्र हुई। उनकी धूल देश के शुभचिंतकों की आंखों का अंजन हुई। अंजन मतलब काजल। जिन्हें इस देश पर प्रेम है, वह इन दो युवकों की स्वाधीनता और साधुता पर अभिमान कर सकते हैं। जो जेल चोर डकैतों दुष्ट हथियारों के लिए है, जब उसमें साधु सज्जन शिक्षित स्वदेश और स्वजाति के शुभचिंतकों के चरण स्पर्श हो तो समझना चाहिए कि उस स्थान के दिन फिरे। ईश्वर की उस पर दया दृष्टि हुई। साधुओं पर संकट पड़ने से शुभ दिन आते हैं। इससे उस सब भारतवासी शोक संताप भूल कर प्रार्थना के लिए हाथ पांव उठावें कि शीघ्र ही वह दिन आवे कि जब तक भी भारतवासी चोरी डकैती, दुष्टता, व्यभिचारी, हत्या, लूट खसोट, जाल आदि दोषों के लिए जेल में न जाए तो देश और जाति की प्रीति और शुभचिंता के लिए दीनों और पदललितों निर्बलों को सबलों के अत्याचारों से बचाने के लिए हाकिमों को उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बलता से सावधान करने के लिए और सरकार को सुमंत्रणा देने के लिए। यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें और हमें उसके लिए जेल भेजे, तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए और जिन हथकड़ियों हमारे निर्दोष देश बांधों के बंधे उन्हें हेममय आभूषण समझना चाहिए। इसी प्रकार यदि हमारे ईश्वर में इतनी शक्ति हो कि वह हमारे राजा और शासकों को हमारे अनुकूल कर सके और उन्हें उदारचित और न्यायप्रिय बना सके, तो इतना अवश्य करें कि हमें सब प्रकार के दोषों से बचाकर न्याय के लिए जेल काटने की शक्ति दें, जिससे हम समझे कि भारत हमारा है और हम भारत के। इस देश के सिवा हमारा और ठिकाना नहीं है। कहें रहें इसी देश में, चाहे जेल में रहें, जब तक जिए और प्राण निकल जाएं तो यही की पवित्र मिट्टी में मिल जाएं। तो ये जो गेरुआ था चिट्ठा वो ख़त्म हुआ। अब जो क्या है, फुलहर साहब के नाम जो है तो शाइस्ता खां का पद है। तो ये जो है 30 मार्च 1907 को हुआ था फुलहर साहब के नाम से। तो चलो देखते हैं। भाई फुलर जंग 2 साल के बाद तुमने फिर एक बार नवाबी ज़माने को ताज़ा किया है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया किया जुबान से अदा करूं। किस जुबान से अदा करूं? मैंने जो समझा था कि हम लोगों की बदनाम नवाबी हुकूमत की दुनिया में फिर कभी इज्जत न होगी, उस पर अमल दरामद, तो क्या उसका नाम भी अगर कोई लेगा तो गाली देने के लिए। मेरा ही नहीं, मेरे बाद भी जो जनाब हुए उनका सबका यही हाल है। मगर अब देखता हूँ कि ज़माने का इनकलाब एक बार फिर से हम लोगों के कारनामों को ताज़ा करना चाहता है। अपनी हुकूमत के ज़माने में मैंने कितने ही काम अपनी मर्जी से किए और कितने ही लाचारी से। उनमें से कितनों ही के लिए मैंने निहायत शर्मिंदा हूँ। अपने ऊपर मुझे आप नफरत आती है। मैंने देखा कि उन कामों का नतीजा बहुत बुरा हुआ। हुकूमत के नशे में उस वक्त बुरा भला कुछ न सोचा, मगर अंजाम जो कुछ हुआ वह सारे ज़माने ने देख लिया। यानी हमारी
कौम को बहुत जल्द हुकूमत से छुट्टी मिल गई और जिस बादशाह में नायाब बनकर बंगाल का नाजिम हुआ था उसने मरने से पहले अपनी हुकूमत का जवाल अपनी आंखों से देखा। बंगाल में मेरे बाद फिर किसी को नाजिम नहीं होना पड़ा। गर्जे कि मैंने खूब गौर करके देखा, बंगाल में या हिंदुस्तान में नवाबी जमाना फिर होने की कुछ ज़रूरत नहीं। इन 200 साल में कितनी ही बातें मैंने जान ली है, जमाने के कितने ही उलट पलट देखे और समझे, उसकी चाल पर खूब निगाह जमाकर देखा, मगर कहीं नवाबी की खड़ा होने की गुंजाइश नहीं पाई। लेकिन देखा जाता है कि तुम्हारे जी में नवाबी की ख्वाहिश है। तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो कि उनके लिए फिर सहिंसा का जमाना ला दिया जाएगा। भाई वल्लाह, मैंने जब से यह खबर अपने दोस्तों नवाब अब्दुल लतीफ़ खां से सुनी है, तब से हंसते हंसते मेरे पेट में बल पड़ जाते हैं। अकेला मैं ही नहीं हंसा, बल्कि जितने मुझसे पहले, अब इनका नाम याद रखिएगा, जितने भी मुझसे पहले और पीछे के नवाब यहाँ बहिश्त में मौजूद हैं, सब एक बार हंसे। यहाँ तक कि हमारे सिका सूरत बादशाह औरंगजेब भी, जो इस दुनिया में कभी ना हंसे थे, वह इस वक्त अपनी हंसी को रोक न सके। हंसी इस बात की थी कि बेसमझे ही तुमने मेरे जमाने का नाम ले लिया। मालूम होता है कि तुम्हें इल्म तवारीख से बहुत कम मस है। अगर तुम्हें मालूम होता है कि मेरा ज़माना बंगालियों की बनिस्बत तुम फिरंगियों के लिए ज़्यादा मुसीबत का था, तो शायद उसका नाम भी ना लेते। तुमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ बहिश्त में भी अंग्रेजी अखबार पढ़े जाते हैं। मेरे ज़माने में तो तुम लोगों की गिट-पिट बोली को ख्याल ही में कौन लाता है, पर मैंने मालूम किया है कि मेरे बाद भी उसकी कुछ कदर न थी। यहाँ तक कि गदर के ज़माने में भी दिल्ली के मुसलमान तुम्हारी बोली को गुड डामियर बोली कहा करते थे, मगर इस वक्त यहाँ के भी तुम्हारी बोली को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब वह कुल हिंदुस्तान में छाई हुई है और हिंदुस्तानी की खबरों को जानने का यहाँ वालों को शौक रहता है। इसी से अंग्रेजी अखबारों की ज़रूरी खबरें यहाँ वालों को भी नवाब अब्दुल लतीफ़ खां वगैरह से सुन लिया करते हैं। भाई नवाब फुलहर, मैं सच कहता हूँ कि मेरा जमाना बुलाना तुम भी पसंद ना करोगे। मुझे ताज्जुब है कि किसी अंग्रेज़ ने तुम्हारे ऐसे कहने पर तुम्हें गंवार नहीं कहा। उस वक्त तुम लोग क्या कहते थे, जरा सुन डालो। तुम कई तरह के फरंगी इस मुल्क में अपने जहाज़ों में बैठकर आने लगे थे। बंगाल में वलंदेज, पुर्तगीज, फ्रांसीसी और तुम लोगों ने कई मुकामों में अपनी कोठियाँ बनाई थी और तिजारत के बहाने कितनी ही तरह की शरारतें सोचा और किया करते थे। वह फरंगी चोरियाँ करते थे, डाके डालते थे, गांव जलाते थे। जब हम लोगों को यह मालूम हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है, तिजारत के बहाने से तुम इस मुल्क पर दखल कर बैठने की फिक्र में हो, तब तुम लोगों को यहाँ से मार के भगाना पड़ा। और सिर्फ बंगाल ही से नहीं, सारे हिंदुस्तान से निकलने का भी हमारे बादशाह ने बंदोबस्त किया था। जुल्म से यह सुलूक तुम्हारे साथ नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी शरारतों के सब बसे। इसके बाद 50 साल तक अपने पाँव से खड़े ना हो सके। यह कायदा है कि दूसरी कौम की हुकूमत को लोग जुल्म से भी बढ़कर जुल्म समझते हैं। इससे हिंदू हमारी हुकूमत को उस ज़माने में बुरा समझते हो तो एक मामूली बात है। तो भी मैं तुम्हारे जानने को कहता हूँ कि हम लोग मुसलमानों को बहुत दफ़े हिंदुओं के साथ इंसानियत का बर्ताव भी किया है। बहुत सी बदनामियों के साथ ही मेरी हुकूमत के वक्त की एक नेक नामी बंगाल की तारीख में ऐसी मौजूद है जिसकी नज़ीर तुम्हारी तारीख में कहीं भी ना मिलेगी। मैंने बंगाल के दारुस सल्तनत ढाके में एक
रुपए के 8 मन चावल बिकवाए थे। क्या तुम में वह जमाना फिर ला देने की ताकत है? मैं समझता हूँ कि अंग्रेजी हुकूमत में यह बात नामुमकिन है। अंग्रेजी में ऐसा ना हुआ, ना है और ना हो सकता है। जहाँ तुम्हारी हुकूमत जाती है वहीं खाने पीने की चीज़ों को एकदम आग लग जाती है, क्योंकि तुम तो हम लोगों की तरह खाली हाकिम ही नहीं हो, साथ साथ बक्काल भी हो। उस अपने बक्कालपन की हिमायत के लिए ही हमारे जमाने को बंगाल में खींच कर लाना चाहते हो, जो बादशाह भी है और बक्काल भी है। उसकी हुकूमत में खाने पीने की चीज़ें सस्ती कैसे हो? मेरी हुकूमत एक सबसे बड़े इल्ज़ाम में मैं खुद बताता हूँ। अपने बादशाह के हुक्म से मैंने बंगाल के हिंदुओं पर जजिया लगाया था, पर वह तुम फिरंगियों पर भी लगाया। तुम लोग चालाक थे, कुछ घोड़े और तोहफे तहायफ देकर बच गए। हिंदुओं के साथ झगड़ा हुआ, उनके 2-4 मंदिर टूटे और इज्जतदार रईस कैद हुए। इसी के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और इसके बदले भी हाथों पाया, और इसी का खौफ तुम अपने इलाकों के हिंदुओं को दिलाते हो, वरना यह हिम्मत तो तुम में कहाँ से मेरे जमाने की तरह हिंदुओं को हर बार हथियार बांधने दो और 8 मन का गल्ला खाने दो। तुम लोगों ने जो महसूल उस मुल्क पर लगाए हैं, वह क्या कभी इस मुल्क की खाने पीने की चीज़ों को सस्ता होने देंगे? तुम्हारा नमक का महसूल जजीर से किस बात में कम है? भाई फुलर जंग, कितने ही इल्ज़ाम चाहे मुझ पर हों, एक बार मैंने इस मुल्क की रैयत को ज़रूर खुश किया था, मगर तुमने हुकूमत की बाग हाथ में लेते ही गुरखों को अपने वहदे पर मुकर्रर किया। बच्चों के मुंह से वंदे मातरम सुनकर बच्चों के मुंह सुनकर तुम जामे से बाहर होते हो। इतने पर भी तुम मेरी या किसी दूसरे की नवाब की हुकूमत से अपनी हुकूमत को अच्छा समझते हो। तुम्हें आफरी है। तुमने बिगड़ कर कहा कि तुम बंगालियों को 500 साल पीछे फेंक दोगे। अगर ऐसा हो तो भी बंगाली बुरी न रहेंगे। उस वक्त बंगाल में एक ऐसे राजा का राज था जिसने हिंदुओं के लिए मंदिर और मुसलमानों के लिए मस्जिदें बनवाई थी, और उस राजा के मर जाने पर हिंदुओं उसकी लाशों को जलाना और मुसलमान गाड़ना चाहते थे। यह जमाना तुम्हारे जैसे हाकिम क्यों आने देगा? तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने की बहादुरी समझते हो, और इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो। अगर तुम लोगों की मोहब्बत कलकत्ते में उस लाठ के बनाने में ही समझदार मुसलमान समझ गए, जो तुम्हारा एक चलता अफसर सिराजुद्दौला का मुंह काला करने के लिए एक कयाशी वकूए की यादगारी के तौर पर बना गया है, मुसलमानों में से तुम्हारी जैसी मोहब्बत है उसे एक लाठ पुकार कर कह रही है। आखिर में मैं तुमको एक दोस्ताना सलाह देता हूँ कि खबरदार, कभी पुराने ज़माने को फिर लाने की कोशिश करना। तुम लोगों को सदा कमीने, झगड़ालू लोग और बेईमान बक्काल कहा करते। मेरे बाद भी तुम्हारे कर्मों से इस मुल्क के लोगों को कभी मोहब्बत नहीं हुई। यहाँ तक कि खुदा ने तुम्हें इस मुल्क का मालिक कर दिया, तो भी लोगों का एतबार तुम पर हुआ। हाँ, एक तुम्हारी जन्नत मकामी मलिका विक्टोरिया ज़माना भी ऐसा हुआ है, जिसमें एक मुल्क के लोगों ने तुम लोगों की हुकूमत की इज्जत की, क्योंकि उस मलिका मुअज्जमा ने अदल से इस मुल्क के लोगों को दिल अपने हाथ में लिया। मैंने नहीं चाहता था कि तुम उस हासिल की हुई इज्जत को खोवो। रेत के दिल में इंसाफ का सिक्का बैठता है, जुल्म का नहीं। जुल्म के लिए हम लोग बदनाम हो चुके हैं, तुम क्यों नहीं बदनाम होते? जुल्म का नतीजा हम भोग चुके हैं, पर तुम्हें इससे खबरदार करते हैं। अपने कामों से साबित कर दो कि तुम इंसान हो, खुदा तर्श हो, यहाँ की रैयत को पालने आए हो, लोगों को गिरी हालत से उठाने आए हो। लोग या ना समझे कि मतलबी हो, ना खुद तर्श हो, अपने मतलब के लिए इस मुल्क के लड़कों को वंदे मातरम कहने से भी बंद करते हो। ख्याल रखो कि की दुनिया चंद रोजा है, आखिर उसको इस दुनिया से काम है जिसमें
हम हैं सदा कोई रहा न रहेगा, नेक नामी या बदनामी रह जाएगी। तुम जुल्म से बंगालियों को मत रुलाओ, बल्कि ऐसा करो जिससे तुम्हारे लिए तुम्हारे अलग होने के वक्त बंगाली खुदा रोवे। फ़क। यहीं पर शाइस्ता खां का पहला खत समाप्त होता है। अब दूसरा खत है, तो इसका नाम है शाइस्ता का खत, जो फुलहर साहब के नाम ही है, जो 25 नवंबर 1905 को हुआ था। तो शुरू करते हैं। क्या है? बरादरम फुलहर जंग, तुम्हारी जंग खत्म हुई। यह लड़ाई तुम साफ हारे। तुमने अपनी शमशीर भी म्यान में कर ली। इससे अब तुम्हारे अलकाब में जंग जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर जिस तरह तुम्हारी नवाबी छिन जाने पर भी हिंदुस्तानी सरकार तुम्हें बम्बई में बिलायत जहाज़ पर तुम्हारे मामूली नवाबी ठाठ से चढ़ा देना चाहती है, उसी तरह मैंने भी मुनासिब समझा है कि उस वक्त तुम्हारा अलकाव भी बदस्तूर रहे। इसमें हर्ज ही क्या है? सचमुच तुम्हारी हुकूमत का अंजाम बड़ा दर्दनाक हुआ, जिसे तुमने खुदा दर्दनाक बताया। मुझे उसके लिए ताज्जुब नहीं, क्योंकि वह अटल है, पर अफसोस है कि इतना जल्द हुआ। मैं जानता था कि ऐसा होगा, उसका इशारा मेरे पहले खत में मौजूद है, पर यह ख्याल न करता था कि 10 ही महीने में तुम्हारी नकली नवाबी तय हो जाएगी। वल्लाह, भानुमती के तमाशे को, अब किसके तमाशे को? भानुमती के तमाशे को भी मात किया। अपनी गुठली थी, जरा सा पानी छिड़क कर 2 छटाक मट्टी में दबा देने से फूट निकली। 2 पत्ते निकल गए, 4 हुए, बहुत हुए, पेड़ हुआ, फल आ लगे। थोड़ी देर में वही गुठली और वही टीन का लोटा मियाँ मदारी के हाथ में रह गया। तुमने यह सुनकर भी नवाबों के कई वेग में होती थी, अपने रियायतों में 2 वेग में फर्ज की, मगर उनमें जो होशियार थी उसने तुम्हें न मुँह लगाया और न तुम्हारी नवाबी तस्लीम की। जो भोली थी उसे तुमने रिझाया, पर वह बेचारी अभी न समझने पाई थी कि तुम उसके हुस्नो सीरत पर नहीं रीझे, बल्कि होशियारी बेगम की बेतनाई से कुढ़कर मतलब की मोहब्बत दिखाते थे, जिसकी बुनियाद निहायत कमज़ोर थी। अफसोस तुम्हारी यह शान भी ना चली। सिर्फ 2 बेगमों को भी तुम ना रिझा सके। सच है कि कहीं बुल हवशी भी मोहब्बत हो सकती है, और तुमने सुना होगा कि नवाब शक्ति बहुत किया करते थे। उनके आलम में सब तरह की अंधाधुन चल रही सकती थी। इसी से तुमने भी शक्ति और अंधाधुन शुरू की। अपनी ज़बरदस्ती से तुमने उस जोश को रोकना चाहा, जो अपनी मुल्क की बनी चीज़ों के फैलाने और गैर मुल्क की चीज़ों को रोकने के लिए बंगाल में बड़ी तेज़ी से फैल रहा था। तुमने इस बात पर ख्याल न किया कि जो जोश तुम्हारे अफसरे आला की शक्ति से पैदा हुआ, वह शक्ति वो ज़बरदस्ती कैसे दब सकता है। शायद तुमने समझा कि वह पूरी शक्ति से दबाया नहीं गया, इसी से फैला है। तुम्हारी शक्ति उसे दबा देगी, और जो काम तुम्हारे खुदावंद से ना हुआ, उसके कर डालने की बहादुरी तुम हासिल कर लोगे। मगर अब तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है कि ऐसा समझने में तुमने कितनी बड़ी गलती खाई। तुम्हारे आला अफसर ने यह ओहदा तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हें नहीं दिया था, बल्कि अपनी जिद पूरी कराने या अपना उल्लू सीधा कराने के लिए। मगर उसकी वह आरजू पूरी ना हुई, उल्टी तुम्हें तकलीफ़ और किफ़्फ़त उठानी पड़ी। तुम सच जानो, तुम्हारे ओहदे पर बैठने के लिए तुमसे बढ़कर लायक और हकदार लोग कई मौजूद थे, मगर वह लोग थे जो अपनी अकल से काम कर लेते थे और इस बात पर खूब गौर करते थे कि सख्ती करके जब हमारे आला अफसर ने शिकस्त खाई तो हमें इसमें फतह कैसे हासिल होगी। तुम्हें भी अगर इतना सोचने की मोहलत मिलती तो तुम चाहे इस ओहदेही को कबूल ना करते या उस रास्ते को तर्क करते जिस पर तुम चलकर खराब हुए। देखो भाई, जो गुजर गया उसे कोई लौटा नहीं सकता। बहकर दूर निकल गया हुआ नदी का पानी क्या कभी फिर लौटा है? 500 बरस का या मेरे 200 साल का जमाना फिर लौटा लेना बहुत
बड़ी बात है। तुम अपनी नवाबी के बीते हुए 10 महीनों को लौटाने की ताकत नहीं रखते। क्या तुम 1906 ईस्वी को पीछे हटा कर 1406 बना सकते हो? नहीं भाई, इतने वर्ष को कहाँ। तुम में 20 अगस्त को 19 बनाने की ताकत नहीं है। जरा 500 साल पहले की अपने मुल्क की तारीख पर निगाह डालो। उस वक्त तुम्हारी कौम क्या थी? अगर तुम किसी तरह उस जमाने तक पहुंच जाओ तो अपनी शकल पहचान ना सको, दुनिया तारीख दिखाई देने लगे और तुम खौफ से आंखें बंद कर लो। दुनिया में तुम्हें अपना कोई मातहत मुल्क नजर ना आवे, बल्कि अपने ही मुल्क में तुम्हें अपने को बेगाना समझना पड़े। हिंद में मेरा जमाना लाने के लिए तुम में रेल तार तोड़ने, खुदानी जहाज गारत करने, डाक उठावा देने, गैस बिजली वगैरह जोहनमरशीद कर देने की ज़रूरत है। नहरें पटवा देने और सड़कें उठवा देने की ज़रूरत है। साथ ही तालीम को नेस्तोनाबूद कर देने की ज़रूरत है। तुम सबको छोड़कर एक तालीम को मिटाने की तरफ झुके थे। यह हिदायत तुम्हारे लिए मालिक मुर्शिद लॉर्ड कर्जन की तरफ से हुई थी, पर अंजाम और ही हुआ। तालीम गारद ना हुई बल्कि और तरक्की पा गई। बंगाली अपना कौमी दारुल उलूम बनाते हैं। गारत हुई पहले तुम्हारी नेक नामी और पीछे नौकरी। रियाया और मदरसे के तुलबाशे लड़ते लड़ते तुमने नवाबी ख़त्म की। लोगों को आम जलसे करने और कौमी नारे मारने से रोका। लड़कों को अपनी मुल्की माल की तरह मुतवज्जह देखकर तुमने उनको जेल में भिजवाया, स्कूलों से निकलवाया और पिटवाया। तुम्हारे इलाके बरीशाल में तुम्हारे मातहतों ने इस मुल्क की रियाया के सबसे आला इज्जतदार और तालीम याफ्ता बेइज्जत करने की निहायत खफीफ हरकत की। तुमने अपने मातहतों का इसमें साथ दिया। नतीजा यह हुआ कि हाईकोर्ट तुम्हारे कामों की मलामत हुई। तुमने बड़ी सेखी से कहा था कि हाईकोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सकती, पार्लियामेंट मेरे हुक्मों को रोक नहीं सकती, मगर दोनों बातें गलत साबित हुई। हाईकोर्ट से जो तुमने मलामत सुनी ही पार्लियामेंट से भी वह सुनी कि सारी नवाबी भूल गए। तुम्हारी होशियारी और लियाकत का इसी से पता लगता है कि तुम्हारे अफसर का हुक्म पहुंचाने से पहले तुम्हारे सूबे में एक बंदे खुदा को बेवक्त फांसी हो गई। तुम्हारे इस हरकतों पर यह जन्नत खूब चर्चे होते हैं। पुराने बादशाह और नवाब कहते हैं कि भाई या फरंगी खूब है। एशियाई लोगों के ऐब तलाश करने ही को ही वह अपनी बहादुरी समझते हैं। दिखाने को तो उन ऐबों से नफरत करते हैं, पर हकीकत देखिए तो उनको चुन चुन कर कामों में लाते हैं, मगर हुनरों से चश्मपोशी करते हैं। तुम लोग हमारे जमाने के ऐबों का काम से लाने से नहीं हिचकताते, मगर उन जमाने के हुनरों की नकल करने की तरफ ख्याल नहीं दौड़ाते, क्योंकि वह टेढ़ी खीर है। कहाँ 8 मन के चावल और कहाँ हथियार बांधने की आज़ादी। 8 मन के चावलों की जगह तुम खुश्क साली और कहत छोड़ कर जाते हो। हथियारों की आज़ादी की जगह 10 आदमियों का मिलकर निकलना, मंजिल से करना और वंदे मातरम कहना बंद किए जाते हो। अरे यार, इतना तो सोचा होता है कि पिंजरे में भी चिड़िया बोल सकती है, कैद में भी जवान कैद नहीं होती। तुमने गजब किया, लोगों का मुंह तक भी शी दिया था। और भी अहले जन्नत ने एक बात पर गौर किया है, वह यह कि किस भरोसे पर तुम अपने सूबे के लोगों को मेरे ज़माने में फेंक देने की जुर्रत करते हो। इसकी वजह सुनिए। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारी 150 साल की हुकूमत ने तुम्हारे सबके सूबे के लोगों को कुछ भी आगे नहीं बढ़ाया। वह करीब 200 साल पहले की ज़माने ही में है। तुम उनको बढ़ाते तो आज वह तुमसे किसी बात में सिवा चमड़े के रंग के कम ना होते, पर तुमने उन्हें वही रखा, बल्कि उनकी कुछ पुरानी खूबियाँ छीन ली और पुराने हुकूक जब्त कर लिए। दी थी कुछ तालीम और कुछ नौकरियाँ, उन्हीं को छीनकर
तुम उन्हें औरंगजेब के ज़माने में फेंकना चाहते थे, वरना और दिया ही क्या था जो छीनते, और बढ़ाया ही क्या था जो घटाते। अपनी इस महीने की नवाबी को तुम खुद तंग आ गए थे। इसी से कयास करा लो कि गरीबों को रियायत को कैसी तकलीफ हुई होगी। सब तुम्हारे जाने से खुश हैं, ताहम खुश किस्मती से हमारी मरहूम कौम रोने को तैयार है। उसे तुम प्यारी बेगम कहकर बेवा बना चले हो। वह तुम्हारे फिराक में टिस्वे बहाती है, तुम्हें घर तक पहुंचा देने में, और टिस्वे तुम्हारी मदद करेंगे। भाई, हमारी कौम की सल्तनत गई, हुकूमत गई, शानो शौकत गई, पर जिहालत और गुलामी की अदालत ना गई। वह मर्द नहीं बनना चाहती, बल्कि राण रहकर सदा एक खाविंद तलाश करती रहती है। देखें तुम्हारे बाद क्या करती है। तूल फजूल है, तुम चले, अब कहने से ही क्या है। पर जो तुम्हारे जानसीन होते हैं वह सुन रखें कि जमाने के बहते दरिया को लाठी मार के कोई नहीं रोक सकता। जमाने के दरिया को लाठी मार के कोई नहीं रोक सकता। दूसरे को तंग करके कोई खुश नहीं रह सकता। अपने मुल्क को जाओ और खुदा तौफीक दे तो हिंदुस्तान के लोगों को कभी कभी दुआएं खैर से याद करना। वस्सलाम। साइंसा खां का ये आखिरी खत था। यहीं पर साइंसा खां के दोनों खत होते हैं। अब ये तीसरा है जो सर सैयद अहमद खान का खत है अलीगढ़ के छात्रों के लिए। तो चलो पढ़ते हैं। जो 1906 को 18 अगस्त 1906 को ये भी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो क्या अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के लिए, छात्रों के लिए। मेरे प्यारों, मेरी आंखों के तारों, मेरी कौम के नोनी हालो, मेरी ज़िंदगी में मैंने इज्जत नामरी बहुत कुछ हासिल की, मगर क्या कहूँ। और यह मेरा कहना बिल्कुल सच है कि तुम्हारी बेहतरी की तदवीर ही में मैंने अपनी उम्र पूरी कर दी। तुम लोगों की तरक्की और बेहुदी के ख्याल को ही मैं अपनी ज़िंदगी का हासिल समझता हूँ। होश संभालने के दिन से आखिरी दम तक इस कौमे मरहूम का मरशिया ही मेरी जुबान पर जारी था। लाख लाख शुक्र की जगह है कि मेरी जन्नत बेकार ना गई। तुम्हारे लिए मैं जो कुछ चाहता था उनमें से बहुत कुछ पूरा हुआ, और तुम्हें एक अच्छी हालत में देख लेने के बाद मैंने खुदा को जान सौंपी। उस दिन मेरे मजार पर आकर तुमने निढाल होकर अपने आंसुओं के मोती बिखेर दिए। उस वक्त अपने दिल की कैफियत क्या जाहिर करूं कि मुझ पर क्या गुजरती थी, और तब से मुझे कितनी बेचैनी है। क्या है ची मिकदार खू दर अमद खुर्दा बाशम किबर खाकम आई ओ मन मुर्दा बाशम। काश मुझे ताकत होती कि मैं उस वक्त तुमसे बोल सकता, और तुम्हारे पास आकर तुम्हें गोद में लेकर कलेजा ठंडा करता, और तुम्हारे फूलों से मुखंडुओं से आंसू पोंछकर तुम्हें हंसाने की कोशिश कर सकता। मगर यह सब बातें नामुमकिन थी। मुझ पर जो कुछ बीती वह मैं ही जानता हूँ। मर कर भी मुझे आराम न मिला। इस नई दुनिया में आकर मुझे कल ना मिली। अजीजों, जिस हालत में तुम उस वक्त पड़े हो इसका मुझे जीते जी ही खटका था। खासकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुझे बड़ा ही ख्याल था। इसके इंसदाद की कोशिश भी मैंने बहुत कुछ की, मगर खुदा को मंजूरन थी। इससे काम बनकर भी बिगड़ गया। तुम में से बहुतों ने सुना होगा कि मैंने अपनी मौजूदगी ही में यह फैसला कर दिया था कि मेरे बाद महमूद तुम्हारे कॉलेज का लाइफ सेक्रेटरी बने। इस पर वह शोरिश मची और वह तूफान बेतमीजी बरपा हुआ कि अमान मेरी सब करनी धरनी भूलकर लोग खुदगर्ज और मतलबी कहने लगे।
उस कौमी कॉलेज को मेरे घर का कॉलेज बताने लगे और ताने देने लगे कि मैं अपने बेटे को अपना जानसीन बनाकर कौम से दगा करता हूँ। मुझ पर अहमद की पगड़ी महमूद के सिर पर फवती उड़ाई गई, पर मैंने कुछ परवाह न की। सैयद महमूद की लाइफ सेक्रेटरी बनाया। अपने जीते जी एक अपने से भी बढ़कर लायक सेक्रेटरी तुम्हारे कॉलेज को दे गया था, पर अफसोस उसकी उमर ने वफा न की। मेरे थोड़े ही दिन पीछे वह भी मेरे पास चला आया। इस वक्त तुम पर जो गुजरी है, अगर मैं होता तो उसकी यह शक्ल कभी ना होती। न सैयद महमूद की मौजूदगी में ऐसा करने की किसी की हिम्मत होती, मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं जो हैं उसके बारे में और क्या कहा जाए। अच्छे हैं कॉलेज के नसीब, कौम के नसीब। अजीजो, यह कॉलेज तुम्हारे लिए बना था, तुम ही उसमें से निकाले जाते हो तो यह किस काम आवेगा। उफ, मेरी समझ में नहीं आता कि मैंने तुम्हारे लिए यह दारुल उल्लूम बनाया था या गुलाम खाना। तुम्हारे मौजूद सेक्रेटरी क्या ख्याल करते होंगे, मगर क्या पस्त ख्याली का नतीजा पस्ती ना होना चाहिए। तुम्हारे कॉलेज की मौजूद हालत का क्या मैं ही जिम्मेदार नहीं हूँ? क्या इस वक्त दर्दनाक नज़ारा मेरी चाल का नतीजा नहीं? हाँ, यह जंजीरें कौमी तरक्की के पाँव में अपने ही हाथों से डाली गई। दूसरे कोई इसके लिए कसूरवार नहीं ठहर सकता। अगर इब्तिदा से आखिर तक मेरी चाल एक ही रहती तो यह खराबी काहे को होती। कौमी पस्ती का ऐसा सीन देखने में न आता। न जिल्लत से नफरत, न इज्जत का आरमा। मैं वही जिसने असबाबे बगावत लिखकर विलायत तक में खलबली डाल दी थी। इन सूबों में मैं ही पहला शख्स हूँ जिसने अंग्रेजी को आम की राय का ख्याल दिलाया। मैंने ही सबसे पहले डंकी की जोड़ पर जाहिर किया था कि अगर हिंदुस्तान की कौंसिलों में अंग्रेज रियाया को कायम मुकाम लोगों को शामिल करते तो कभी गद्दार न होता। तुम कभी न समझना कि मैं अंग्रेजों की खुशामद किया करता। यह खुशामद को किसी कौम की तरक्की जीना समझा करता, बल्कि मैंने सदा अंग्रेजों से बराबरी का बर्ताव किया। कितने ही बड़े बड़े अंग्रेज अफसर मेरे दोस्त रहे, मैंने सदा उनसे दोस्ताना और बेतल्लुफ़ाना गुफ्तगू की। कभी उनकी अफसरी या हाकिमी का रोब मानकर उनसे बर्ताव नहीं किया। खुदा की इनायत से सैयद महमूद की तबीयत में मुझसे भी ज़्यादा आज़ादी थी और साथ ही उसने मगरबी इल्मों में भी फजीलत हासिल की थी। इससे उस आज़ादी की चमक दमक और भी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि मैंने महमूद को जीते जी अपना कायम मुकाम और तुम्हारे कॉलेज का सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। अगर वह होता तो आज तुम लोगों की आज़ादी और इज्जत एक मामूली हिंदुस्तान की कांस्टेबल की हिमायत में ठोकर न खाती फिरती और तुम्हें कॉलेज से निकालकर कांस्टेबल के कॉलेज के अहाते में न ला खड़ा किया जाता। मेरे बच्चों, मेरी एक ही कमजोरी का यह फल है कि जिसे तुम भोग रहे हो और जिसके लिए आज मेरी रूह कब्र में भी बेकरार है। मेरी उस कमजोरी ने खुदा गर्जी और खुशामद का दर्जा हासिल किया। पर सच यह है कि मैंने जो कुछ किया कौम की भलाई के लिए किया, अपने फ़ायदे के लिए नहीं। पर वैसा करना बड़ी भारी भूल थी। यह भी कबूल करता हूँ कि और उसका इतना खौफनाक नतीजा होगा, इसका मुझे ख्वाब में भी ख्याल ना था। मैंने यही समझा था कि इस वक्त मसलहतन यह चाल ली जाए, आगे चलकर इसकी इस्लाह कर ली जाएगी। मैं यह ना समझा था कि यह चाल मेरी कौम के रगो रेशे में मिल जाएगी और छूटने के बजाय उसकी खूबू और आदत बन जाएगी। अफसोस खुदा खुद करदारा इलाज नेस्त। हिंदुओं से मेल रखना मुझे नापसंद नहीं था। मेरे ऐसे हिंदू दोस्त थे जिन्होंने मरते दम तक मुझसे दोस्ती निभाई और जिनकी सोहबत में मुझे बड़ी खुशी हासिल होती है। कॉलेज के लिए उनसे मकबूल चंदे मिले,
पंजाब में कॉलेज के चंदे के लिए दौरा करने के वक्त लेक्चर मैंने कहा था कि हिंदू मुसलमानों में एक ही आंख से देखता हूँ। क्या अच्छा होता है जो मेरे एक ही आंख होती, इससे मैं इन दोनों का सदा एक ही आंख से देखा करता। अफसोस, अपनी कौम की सख इस्ताहाली ने मुझे इस सच्चे रास्ते से हटाया। मैंने सन 1888 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से मुखालिफत करके हिंदू मुसलमानों को दो आंखों से देखने का ख्याल पैदा किया और अपने उन्हीं सच्चे और पुराने ख्यालात पर पानी फेरा जिनका दावेदार कांग्रेस से पहले मैं खुद था। ख्याल करने से ताज्जुब और अफसोस मालूम होता है कि मैंने वह सच्चा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किसके कहने से कि जो असबाब बगावत लिखने के वक्त मेरे पिछले ख्यालात तका तरफदार था और उसने मेरी उस उर्दू किताब का अंग्रेजी तर्जुमा कर दिया था। काश सर ऑकलैंड कॉल्विन इन सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर ना होते और इसी हैसियत में रहते जैसे उस किताब के तर्जुमा करने के वक्त थे। मेरे अजीजों, ज़माने की रफ्तार कोई रोक नहीं सकता, वह सबको अपने रास्ते पर घसीट ले जाती है। अगरचे तुम लड़के नहीं हो, जवान हो और माशाल्लाह तुम में से कितनों ही के दाढ़ी मूछें भी निकल रही हैं, मगर इस कॉलेज में तुम पर्दे की बुबुक की तरह रखे हो, गैर के साए से बचाए जाते हो। तुम्हारे हम पर हर काम पर अंग्रेज प्रिंसिपल वगैरह वैसा ही पहरा रखते हैं जैसा दाया और मामा छू गोद के और उंगली के सहारे बालकों पर रखती है। पर इतने पर भी निरे गोद के बच्चे नहीं बन रह सके। बहुत दबाने पर तुम्हें जवानों की तरह हिम्मत करनी पड़ी। गोद के बच्चे क्या सदा गोद ही में रह सकते हैं? उफ, अजीब मुख में से फंसे हो। तुम्हारे गोरे अफसर एक गोरे हाकिम की खुजामत को तुमसे अजीज समझकर एक कांस्टेबल पर तुम्हें निसार करते हैं और तुम्हारी सेक्रेटरी दृष्टि अपनी वफादारी के दामन पर दाग नहीं लगाने देना चाहता है। अगर वह तुम्हारी वह तरफदारी करे तो अंग्रेज अफसर उन्हें बागी समझेंगे। तुम्हारे सांप छछूंदर की सी हालत हुई। सबसे गजब की बात यह है कि यह पस्त हिम्मती मेरी ही पाली से बताई जाती है और इसका अमल दर आमद करना मेरी रूह को सवाब पहुंचाना समझा जाता है। मेरा जी घबराता है कि हाय, एक मामूली कमजोरी के लिए यह जिल्लत जो झूठे टुकड़े अंग्रेज अपनी मेज पर से इस मुल्क के हिंदू मुसलमानों की तरफ फेंक देते हैं, उनमें से दो चार मुसलमानों के लिए ज़्यादा लपक देने के लिए यह जिल्लत उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कहकर तुम्हें तसल्ली दूं। इससे एक उल्लुम अजब शायर का एक मिसरा पढ़कर यह खत ख़त्म करता हूँ। क्या है? तुम ही अपनी मुश्किलों को आसा करोगे। यहीं पर इस निबंध का अंत होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।